बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। आज की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी बजट ही रहा। 2020 के हवाले से बजट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश किया और आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हजम 7,600 अरब रुपए है। टैक्स आमदन की हदफ 4,950 अरब रुपए, जबकि खसारे की मद में 3,400 अरब से जायद, जबकि सूद और कर्जों की अदायगी के लिए 3,200 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया। कोरोना वायरस के दौरान कौमी असम्बली के इजलास हो रहा है और यह बजट पेश किया गया है। बजट पेश करने से पहले वफाकी काबीना का इजलास हुआ। कोरोना वायरस की वजह से गैर मामूली हालात हैं, इसके सबब बजट इजलास भी रिवायत से हटकर हुआ। इस बार कोरोना बजट पेश किया गया और बजट पेश करने से पहले अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट तय हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत कोरोना वायरस के पेश नज़र समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 86 अराकीन इजलास में शरीक हुए, जिसमें भी हुकूमत के 46 और हिज़्ब इख्तिलाफ के 40 अराकीन ऐवान में मौजूद थे। अगर बात की जाए बजट के हवाले से, तो फाइनेंस बिल की ग्रांट और हतमी मंजूरी के मुतालबात पर ही वोट डाले गए, जो कि कानूनी ज़रूरत भी है। लेकिन इस बार का बजट बाकी जो पहले पेश किया गया बजट उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का यह दूसरा बजट था। इससे पहले ये जो बजट पेश किया गया था उस पर हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी पहले ही हमें हुकूमत खसारे में मिली थी और अब सारा जो बोझ है वो कोरोना पर डाल दिया गया कि कोरोना की वजह से हम जो है अब खसारे में जा रहे हैं। इस वजह से ये बजट कोरोना बजट कहलाया। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ मुशीर खजाना हफीज शेख की जानिब से इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट भी जारी की गई थी और उस रिपोर्ट में भी वही बातें की गई उनकी तरफ से कि हमें जी खसारे में मिली हुकूमत, बहरान विरसे में मिला, अखराजात आमदनी से ज्यादा थे, बरामदात में इजाफा सिफर था, डॉलर को सस्ता रखने की वजह से दरामदात दुगना हो गई, ज़र मुबादला के ज़खायर गिर कर आधे रह गए थे, बैरूनी महाज पर दिवालिया के करीब पहुंच चुके थे। और इस बार इक्तसादी रिपोर्ट में कोरोना का चैप्टर भी शामिल कर लिया गया। मुल्क की 56.6% आबादी समाजी और मुआशी लिहाज से गैर महफूज हो सकती है इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब बजट में ना तो तनख्वाहों में इजाफा, ना पेंशन में इजाफा, साथ ही साथ नॉन फाइलर्स पर टैक्स में इजाफा, और इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। टैक्सेस में इजाफा नहीं कर रहे। लेकिन जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो कहा गया मुशीर खजाना हफीज शेख की जानिब से भी कि खवातीन और बच्चों के सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि कोरोना वायरस की वजह से 2,73,00,000 अफराद बेरोजगार होंगे, ये खतरा है। जुज़वी लॉकडाउन पर ज़राई और गैर ज़राई शोबे में 1,55,00,000 अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। मुकम्मल लॉकडाउन पर 1,91,00,000 अफराद की बेरोजगारी का खदशा है। और कोरोना से पहले इक्तसादी तरक्की की शरह का तखमीना 3.3% था, जबकि कोरोना के बाद इक्तसादी तरक्की मनफी 0.4% रह गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। बेरोजगारी में जो इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में जो आगे इजाफा होगा, इसको हुकूमत किस तरह से कोप अप करेगी और यह बजट अवाम के लिए कितना अवाम दोस्त बजट हो सकता है। क्योंकि हुकूमती सतह पर बजट पेश करने से पहले और बजट जब पेश हुआ तब भी यही कहा गया कि जी अवाम के रिलीफ की बातें हो रही हैं, अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी बात हुई। पेट्रोल तो सस्ता है, लेकिन पेट्रोल के बहरान के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आने वाले वक्त में मुआशी तौर पर हुकूमत के लिए कितने बड़े चैलेंजेस हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। और पहले हुकूमत मुआशी तौर पर चैलेंजेस से क्या बेहतर तरीके से निमट रही थी। अब जो कोरोना बजट पेश किया गया तो उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जी अब कुछ ना कुछ ज्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, और इस तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, माहिर मुआशियात हैं, जबकि मिर्जा इख्तियार बेग साहब सनतकार हैं, वो भी हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। मेहताब हैदर साहब माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन कोविड पॉजिटिव आने की वजह से उनकी तबीयत नासाज थी, जो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करें। और बाकी तमाम मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मियां जाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगा। मियां साहब, बरामदात, दरामदात, एक्सपोर्ट बिल, तिजारती खसारा, आमदन का हदफ, ये सब कुछ टैक्सेस के हवाले से एक आम आदमी ना आशना है। एक आम आदमी से अगर बात की जाए कि बजट आ रहा था, ये सब कुछ हो गया, तो वो कहेगा मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये बताएं कि महंगाई में कमी आएगी या नहीं आएगी, मुझे रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल इसी तनाजुर में कि ये बजट आम आदमी के लिए, अवाम के लिए क्या लेकर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे मुल्क के माया नाज हमारे मुर्शद हैं। और उसके साथ में जो आपका सवाल है, जी मेरी आवाज आ रही थी? जी 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 मियां जी, साहब। मैं गुजारिश कर रहा था कि जो
जो बजट की जो आपने बात की और लोगों की तवक्कुआत की बात की, तो उसमें बात यह है कि आम आदमी की जबान में उसको तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए और महंगाई ना हो, ये दो चीजें चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीजें फराहम करने के लिए जाहिर है कि हुकूमत और माहिर मईशत और ये सारे लोग इस तरफ लगे हुए होते हैं कि ताकि आम आदमी की जिंदगी को सहल बनाया जा सके, और इसीलिए हर साल बजट भी आता है। अब बजट में जो मैं गुजारिश करूंगा कि पिछले साल का जो बजट था, उसमें जो हमारा रेवेन्यू टारगेट रखा गया था वो 5,540 अरब रुपए रखा गया था, हम्म। जो हमने कहा था कि ये नामुमकिन है, ये पूरा नहीं होगा। अच्छा, इस साल फिर अब रखा गया 4,975 अरब, जबकि हम जो रेवेन्यू इस साल कलेक्ट करेंगे वो सिर्फ 4,000 अरब होगा। तो जब हम इतने बड़े बड़े टारगेट रखते हैं, नो डाउट के अच्छे टारगेट, बड़े टारगेट रखने से लोगों की तरह फिर मसल्स बढ़ते हैं और लोग एफर्ट्स करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे तखमीने भी गलत होते हैं और गलत तवक्कुआत के ऊपर हम चीजें बेस करना शुरू कर देते हैं। हम्म। हम्म। तो एक तो मैं समझता हूँ कि 4,975 रुपए का रेवेन्यू पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। डायरेक्शन हमारी वही जो आपने कहा कि लोगों को सहूलत देने वाली होनी चाहिए, और उसके लिए आप इस जो बजट है, इसको रेवेन्यू बजट की बजाय अगर हम सस्टेनेबल या रिवाइवल बजट की बात करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो उसके लिए हमें रेवेन्यू टारगेट्स जो है वो कम रखने चाहिए थे। हम्म। और फिर आगे बात आती है कि अगर लोगों को हम फैसिलिटेट कैसे करें कि ताकि लोगों के रोजगार बचे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि 1,80,00,000 लोगों को तकरीबन बेरोजगार होने की पेशीनगोई की गई है, और जो हमारा जीडीपी है उसको भी, जो गवर्नमेंट कह रही थी कि हम 3% करेंगे, लेकिन वो अब कोरोना के बाद 0.38 माइनस में जा रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कह रहा है कि 1.8 या 1.5 माइनस की ब्रैकेट में हम रहेंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए और फिर पोस्ट कोरोना सिचुएशन को देखते हुए, जहां हम समझ रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स का भी शायद, वो पहले ही हमारी एक्सपोर्ट्स कम थी और अब आगे चल के शायद एक्सपोर्ट्स हमारी और भी खासी अच्छी खासी कम हो जाएंगी, इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को फैसिलिटेट कैसे करेंगे। फैसिलिटेट इस तरीके से करेंगे कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक ट्रेड के ऊपर तवज्जो दें और लोगों को, उनके जो बिजनेसमैन हैं उनको सहूलतें प्रोवाइड करें, और सहूलतें इन टर्म ऑफ मनी ना दें, इन टर्म ऑफ कैश ना दें। आप सिर्फ इतना कर दें कि बिजली की जो कीमत है वो आप 50% डाउन कर दें। क्यों कर दें? इसलिए कि आपकी जो इंटरनेशनल एनर्जी की जो मार्केट है उसमें फ्यूल की प्राइसेस गिर चुकी हैं, गैस की प्राइसेस गिर चुकी हैं। उसको अगर आप पास ऑन करें तो बड़ी आसानी के साथ आप फ्यूल की कीमतें भी आपने कम की हैं, मजीद कम की जा सकती हैं। इसी हम्म। तरीके से बिजली और गैस की कीमतें जो है मजीद कम करने की जरूरत है, और कम से कम 50% कम करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली महंगाई भी कम होगी और लोगों को फैसिलिटी भी मिलेगी। ठीक। इसके साथ अगर हम देखते हैं गवर्नेंस के एक दो इश्यूज हैं, मैं जरा बता दूं जल्दी से आपको कि देखें, अब ये वीट बजट का आइटम नहीं है मगर इसमें बैड गवर्नेंस है, जिसकी वजह से वीट की कीमत बढ़ी, फ्लोर की कीमत बढ़ी, शुगर की कीमत बढ़ी, पेट्रोल में हम देख रहे हैं कि कितनी शॉर्टेज है। ये सारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लेकिन इससे क्या है कि आम आदमी की मिजरीज में इसमें बहुत इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक ने कुछ बनाई है, अपना स्कीम्स बनाई है जिससे बिजनेस कम्युनिटी के लिए, आम लोगों के लिए, ख्वातीन के लिए, नौजवानों के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि लोगों को वो उसकी फाइन ट्यून होने की जरूरत है। लोगों को मार्केट में उसमें फाइनेंस में एक्सेस नहीं है। वो हम्म। अगर फाइन ट्यून करके लोगों को उसमें एक्सेस हो तो यकीनन एक बहुत बड़ी लोगों को सहूलत मिल सकती है। इसी ठीक। तरीके से पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं उसमें तकरीबन 600-700 800 अरब रुपए साल का हम नुकसान करते हैं। हम्म। वो 600-700 अरब रुपया जो है वो गवर्नेंस के जरिए उसको सही किया जा सकता है, जिसमें पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे है। अच्छा, फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें चाहिए कि उसमें हम 1-2 साल के लिए ऑडिट बंद कर दें, बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें। जीरो रेटिंग जो है हमने बंद कर दी थी, जीरो रेटिंग को हमने बहाल करना चाहिए, ताकि जो हमारा 12-13-14 अरब रुपए डॉलर का जो हमारा एक सेक्टर है जो एक्सपोर्ट कर ठीक रहे है। थे, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने की बजाय उन्हें अगर हम सहूलत दे दें तो वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और उसके नतीजे में क्योंकि उनके पास कैश फ्लो होगा, वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अदरवाइज जितने भी हम इस तरह की सीएनआईसी की कंडीशन है, सीएनआईसी की वजह से कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, इनको हमें सही करने की जरूरत है। इस वक्त पोर्ट पे तकरीबन 20,000 कंटेनर्स पड़े हुए हैं,
जो ये जो अपना लॉकडाउन की वजह से लोग उसको आप रिलीज कह नहीं रहे हैं कि करा पाए। बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऐसी पॉलिसीज लाने चाहिए, उनको फैसिलिटेट करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो रोजगार के हवाले से कहा जा रहा है कि रोजगार लोगों को नहीं मिल सकेगा, 1 करोड़ से ज्यादा अफराद हैं बेरोजगार, उनका खदशा, उस पर काबू पाया जा सकेगा। बेग साहब, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा नहीं हुआ इस बजट में, इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, मुझे तो इस आफत के बाद एक बड़ी आफत और इस मुसीबत के बाद एक बड़ी मुसीबत का तूफान नज़र आ रहा है, और वो है बेरोज़गारी और गुर्बत की। इस बजट में हाथ बंधे हुए हैं, लिहाजा ये हुकूमत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। IMF ने इनसे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट कराए हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग जो तरक्याती मंसूबे होते हैं वो कट कराए हैं, और वेजेस को पेंशन में इजाफे के लिए इनको इजाज़त नहीं दी। रेवेन्यू का टारगेट 5.1 ट्रिलियन 5100 अरब रुपए की वो बात कर रहे हैं, 4975 पे हमने प्रपोज किया है। और जो कंसर्न IMF की हैं वो ये हैं कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग एंटिटीज़ जो हैं वो 1000 अरब रुपए सालाना लॉस कर रही हैं, उनको, जिसमें PIA, स्टील मिल, रेलवे, वापडा है, प्राइवेटाइज किया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए। उससे बड़ा बम जो है वो सर्कुलर डेट का है 1.4 ट्रिलियन का, जिस पे बहुत बड़ी तशवीश है IMF की भी और हम सब की भी, कि क्योंकि ये जब बढ़ता है नेपरा के पास जाते हैं, नेपरा कहते हैं जी पूरा डेट की पेमेंट के लिए कीमतें बढ़ा दें बिजली की, और यही वजह है कि कीमतें बढ़ बढ़ के आज रीजन में सबसे ज़्यादा ऊंची हो गई हैं, जिसने हमारी सनत को बिठा दिया है, सनत को लिटा दिया है। अब सनत कॉम्पिटिटिव नहीं रही। 5 साल में हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई है। कोई मुझे जवाब दे सकता है कि क्यों? 5 साल कोरोना था, क्या था? 5 साल, 3 साल नवाज शरीफ की हुकूमत, 2 साल PTI की हुकूमत। इसलिए कि आपने सनत को अनकम्पिटिटिव बना दिया है। आपने टैरिफ गैस के और बिजली के हाईएस्ट इन द रीजन कर दिए हैं। आपने मार्कअप रेट, पॉलिसी रेट बढ़ाते बढ़ाते 13.25%, बैंकों के लैंडिंग रेट हो गए 16-17%। उस पर ना कोई सनत लग सकती है, ना एक्सपेंशन हो सकता है, हम बारूनी नहीं कर सकते। आपने उससे बड़ा एक जो तकलीफ दे चीज़ हुई है सनत को, वो हुई है एक्सपोर्टर्स के सेल टैक्स, DLTL, रिबेट के रिफंड 2-2 साल लग गए। तो इस बार नई टीम आई है बिहार की, नौशीन अमजद साहिबा, उनकी टीम, अमीन साहब हैं, तारिक साहब हैं, वंडरफुल पीपल। बट जब हेड ऑफिस से यानी FBR से वो रेफ़र करते हैं फील्ड में, वहाँ रुल जाता है, फिर वो कोई फास्टर सिस्टम ये वो नहीं रहता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि एक एक्सपोर्टर जब एक कंटेनर निकालेगा, जो भी जाहिद मेरे दोस्त ने बात की कि सेल टैक्स की जो छूट थी वो ख़त्म कर दी अंडर SRO 1125। अब तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर पे भी आपको सेल टैक्स देना पड़ रहा है। सेल टैक्स के माने एक कंटेनर निकला तो 50 लाख का आपको 17% सेल टैक्स का चेक जमा कराना है, और वो जमा होते होते अगर एक महीने में 3-4 कंटेनर हैं, करोड़ों रुपए हो गए। वो आपको 4-4 साल, 3-3 साल नहीं मिल रहा है। पहले हम काम चला लेते थे इधर से लेके उधर से लेके, अब हमारे पास चोक हो चुका है वर्किंग कैपिटल, अब हमारे पास कैश फ्लो नहीं है, लिहाजा अब हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे। तो मैंने जो तब से रिक्वेस्ट की है और अपने बजट प्रपोजल में प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, हाफिज शेख साहब से भी, नौशीन अमजद साहब से भी कई बार बात हुई है कि खुदारा ये जो छूट है 5 सेक्टर्स को ये बहाल करें। सनत रिवाइव नहीं होती, वो तो खुद हुकूमत ने कह दिया है कि सनत जो है इस साल भी माइनस में गई है 2.67, नेक्स्ट ईयर का टारगेट 0.7। तो हुकूमत खुद मान रही है कि भाई सनत के पैरों में अब दम नहीं है खड़े होने का, लिहाजा आपने उसको ताकत देनी है सनत को कि वो खड़ा हो सके। सनत को ताकत देने के लिए है कि एक्सपोर्टर के सेल टैक्स रिफंड खत्म, या तो सिंगल डिजिट कर दें या 1-2% लेके नॉन रिफंडेबल खत्म करें। मैं ये एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक। लिहाजा अगर ऐसा आपने नहीं किया तो खुद असद उमर ने कहा 1,80,00,000 अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, खुद असद उमर ने कहा 10 लाख इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद होंगे। इसके माने 8 से 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 1 लाख से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आने वाले हैं,
आधे आ चुके हैं, आधे आने, गल्फ कंट्रीज। इनके पेट की आग कि है आप में इतनी हिम्मत के घर बैठा के खिला सकेंगे आप? अभी आपने राशन बांटने की बात कही थी, कितने लोगों को बांट सके आप? नहीं बांट सके। एहसास प्रोग्राम के तहत आपने जल्दी जल्दी 12,000 दे दिए, फिर आपने कहा मेरी कमर टूट गई है, हिम्मत नहीं है मुझ में बांटने की, यही बात है। लिहाजा सन्नत को खुदा के रखें, और साथ साथ वो सेक्टर जो हमारे इंडिजिनियस हैं, जो मुकामी हैं, इंडिजिनियस सेक्टर्स को, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें डेयरीज है, जिसमें लाइव स्टॉक है, जिसमें फिशरीज है, हलाल मीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी है, मजमूई तौर पर बेग साहब, आपके कहने का मतलब मजमूई तौर पर सूरत काफी तशवीशनाक नजर आ रही है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं मेहताब हैदर साहब की तरफ आऊंगा और इनको सपोर्ट करें। जी मेहताब साहब, जिस तरह से मियां साहब ने भी बात की, बेग साहब ने भी बात की, बजट का आगाज ही पिछले खसारों से हुआ है और आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगला साल कैसे देख रहे हैं आप? फिर ये पाकिस्तान में हुकूमतों का मतीया बन चुका है कि वो हर हुकूमत, आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को सारी चीजों का जिम्मेदार करा देंगे। चले, मैं आप जब पिछली हुकूमत आई तो पहले साल तो मैं मानने के लिए तैयार था कि आप जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल में, अगर यही आर्गूमेंट मान लिया जाए तो फिर नून लीग कहेगी कि उसको भी बड़ा मुश्किल टाइम मिला था 2013 में जब वो आए थे। प्रॉब्लम ये है कि आप अपना बताएं कि आपने 2 साल हो गए हैं अब आपको हुकूमत में आए हुए, आप ये बताएं कि आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है। आपकी कारकर्दगी ये है कि आपका रेवेन्यू जो है वो फ्लैट है, उसकी जीरो ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स जो है वो 2 सालों में बढ़ी नहीं है, इंपोर्ट्स का बिल आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज और दूसरे मेजर्स देकर उसको कम कर लिया है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट आपने कम किया है। बजट डेफिसिट जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो है वो सबसे बड़ा है। आप IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद जो है वो कोविड, मैं मानता हूँ कि कोविड की वजह से जो है वो एक नागहानी किस्म की सूरत हाल जो है पैदा हुई और उससे जो प्रॉब्लम थी वो एग्रीवेट हुई। लेकिन उससे पहले भी जो हुकूमत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप बजाय इसके कि आप जो है वो चीज़ों को तस्लीम करें और तस्लीम करने के बाद उनकी बेहतरी की तरफ जाएं, आप मुख्तलिफ एक्सक्यूजेज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हमने इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया था, लेकिन ये कोविड की वजह से जो है वो सारे प्रॉब्लम हो गए। कोविड की वजह से ये है कि सिचुएशन मजीद एग्रीवेट हो गई है और अब जो है वो जरूरत इस चीज की है। मैं कहता हूँ सारे काम आप करें, जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक चीज करें, आप ज़हन में रखें, अगर इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, टैक्स भी आएगा। अगर इकोनॉमी इससे मजीद डीप रिसेशन के अंदर चली गई तो फिर उसके नतीजे में कुछ भी नहीं आएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप ये देखें किक स्टार्ट करने का तरीका क्या है, किक स्टार्ट करने का तरीका ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता तो आप पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। आपने पब्लिक सेक्टर PSDP जो है वो पिछले साल के मुकाबले में भी कम कर दी है। पिछले साल आपकी एलोकेशन प्रपोज 701 थी, इस दफा आपने 650 कर दी है। ये बात ठीक है कि पिछले साल जो है वो आपकी यूटिलाइजेशन आपने 701 रखा, लेकिन यूटिलाइजेशन जो है वो 530 से ज्यादा नहीं होगी। अभी आपने जितना भी रखा है कोशिश करें कि ये पैसे यूटिलाइज हो, इफेक्टिवली यूटिलाइज हो, ताकि इकोनॉमी किक स्टार्ट हो सके। जब इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जो है वो चीजें खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, मियां साहब, इकोनॉमी किक स्टार्ट होने के कुछ चांसेस हैं? मेहताब साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है। बहुत अच्छा पॉइंट है। थोड़ी देर पहले तो आपसे बात की, उसका बुनियादी मकसद ये था कि आप लोगों को सर्वाइवल कैसे देते। अच्छा, फिर उसके बाद का मरहला है, पहली बात तो यह है कि लोग सर्वाइव करें या आपकी इकोनॉमी सर्वाइव करे, और उसको सर्वाइव करने के लिए आपको अपनी एक इकाई जो है, यूनिट जो है, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई ठेले वाला हो, चाहे वो कोई रेडी वाला हो, आपने ये देखना है कि उनको कारोबार का एनवायरनमेंट मिले। अच्छा, गवर्नमेंट कितने पैसे बांट सकती है? गवर्नमेंट पैसे नहीं बांट सकती, गवर्नमेंट राशन नहीं बांट सकती। गवर्नमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बिजनेसेस को ही सपोर्ट करना होगा, कि एनवायरनमेंट देना होगा। ना आपके पास पैसे हैं कि आप किसी बिजनेस को सपोर्ट कर सकें, आप एनवायरनमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त तकरीबन मुल्क में 150 अरब रुपए साल की बिजली चोरी होती है, और 150 अरब रुपए की बिजली हमारी लाइन लॉसेस में नजर हो जाती है, जाया हो जाती है।
इसी तरीके से हमारी जो शुगर, गैस, मैंने इनकी चीजों की आपको बताई है, अपना आटे की बताई है। तो बात यह है कि ये खामखा की महंगाई हम लोगों के ऊपर लोड कर रहे हैं, जो कि महंगाई ये सिर्फ बैड गवर्नेंस की वजह से हम खामखा की महंगाई है। अच्छा, 900 अरब रुपया जो है, ये जो हम अपना पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो लॉसेज है वो भी खामखाम टैक्सों की शक्ल में लोगों से वसूल करते हैं। इसी तरीके से फिर जो बिजनेस करना चाहते हैं लोग, उनको हम बिजनेस करने नहीं देते। इस वक्त जो है आपका जो ईरान का जो बॉर्डर है, उसके ऊपर मैंगोज के ट्रक खड़े हुए हैं, उनको हम सरहद पार नहीं करने देते। वो 30 करोड़ रुपए का मैंगो उसमें पड़ा है, वो उसमें सड़ रहा है। इसी तरीके से अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इसी तरीके से अफगान और पाकिस्तान बाईलेटरल ट्रेड है। इसी तरीके से अभी जो लॉकडाउन हुआ, तो उसमें 70% ऑर्डर तो हमारे एक्सपोर्ट के वैसे खत्म हो गए। 30% जो ऑर्डर थे वो हमने इनको एक्सपोर्ट करने नहीं दिया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को उनके हाथ पैर हमने बांध के रखे। फिर बिजली गैस की कीमतें हम ज्यादा रखते हैं। भाई बात यह है कि जो आपने 12,000 रुपए वैसे तकसीम करने हैं, और बिजली गैस की कीमतें कम कर दो ना, ताकि लोग जो है वो अपना कारोबार चलाएं। जब वो कारोबार चलाएंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से मैंने अभी मार्कअप की बात की। मार्कअप का ध्यान रखिएगा, आपने उसको 60% किया, पहले 13, अब आपने 8% किया। ठीक है मियां साहब, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, फिर मैं आपका इस पर भी कमेंट लेता हूँ और जो दीगर मेहमान मौजूद हैं उनसे भी इस पर बात करता हूँ। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बजट के हवाले से और इसके असरात पर ही बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। आइंदा माली साल का बजट आज पेश कर दिया गया, उसी के असरात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मेहताब हैदर साहब और मियां जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बेग साहब, इंटरेस्ट रेट डबल फिगर रहा, उसके बाद कहीं जाकर सिंगल फिगर हुआ, डॉलर भी 160 तक रहा, ऊपर तक चला गया, अभी भी वही सिचुएशन है। इसके क्या इफेक्ट होंगे? देखिए, मैं आज आपको जो बात बतलाने चाह रहा हूँ वो एक बहुत संगीन बात है, और वो ज़रा सी समझिएगा। दो चीज़ें ऐसी हुई इस हुकूमत ने पीटीआई की, जिससे हमें 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ 2.5 साल में तकरीबन। एक तो इन्होंने मार्कअप रेट जब बढ़ाते गए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, और 13.25% कर दिया, और लैंडिंग रेट 16% हो गए। दूसरा, उसकी वजह से इनको इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ी। 1% जब मार्कअप पॉलिसी रेट ऊपर जाता है तो 250 से 300 अरब रुपए इजाफी सूद पे करना पड़ता है। 5% जैसे ऊपर किया, जो इन्होंने अब कम करा है, तो 1500 से ज़्यादा अरब रुपए जो हैं इन्होंने इजाफी सूद की मद में पे करा है। तो एक तो ये हो गया नुकसान के, और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट का दो माने होते हैं, दो मकसद होते हैं। अफरात ज़र को रोकें और ग्रोथ को बढ़ाएं। ना अफरात ज़र रुका और ग्रोथ तो मनफी हो गई, बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। ऐसे ही तो ये पिट गए, गलत मेडिसिन, गलत एंटीबायोटिक। दूसरी तरफ आए डिवैल्यूएशन करना शुरू किया, धड़ाधड़। इन्होंने कहा एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्ट 5 साल में $1 नहीं बढ़ी है। इसके माने डिवैल्यूएशन से जो मार पड़ी है, आपके कर्जे रातों रात बढ़ गए बैलेंस शीट में आपकी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हकीकतें हैं, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मुझे कोई भी चैलेंज कर दे, लिहाजा ये कोई रोड मैप नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल इनके पास कोई बुनियादी जिसे कहते हैं कि गाइडलाइंस नहीं है कि भाई इस तरह से हमने लेके चलना है, और इसके ये रोड मैप है। ये एडॉक मेजर्स करते हैं, ये कर लिया, इसका नतीजा ये आना चाहिए था, नहीं आया तो डिजास्टर हो गया। ये सब चीज़ें मुल्क के साथ, इंडिविजुअली मैं गलती कर सकता हूँ, इख्तियार पे गलती कर सकता है, उमर पे गलती कर सकता है, नेशन गलती नहीं कर सकती, मुल्क गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी सनत बंद होने की तरफ जा रही है। आज सुबह से मुझे इतने लोगों ने फ़ोन करें कि आप जा रहे हैं हमारी नुमाइंदगी करने के लिए, सेल टैक्स का रिवाइवल करा कर आए, 0 रेटिंग फैसिलिटी का। अगर वो कंटिन्यू करी तो हम खोलेंगे नहीं, वैसे ही हम 20% के ऊपर 25% पे टोकन ऑपरेट कर रहे हैं। और मेरी यहाँ से पॉलिसी मेकर्स को, इमरान खान साहब को और
हाफिज शेख साहब को ये रिक्वेस्ट, मुझे जानते हैं, आई बीन ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ अब एक्सपोर्टर 17% से टैक्स पे करके कंटेनर पोर्ट नहीं भेज सकेगा। अब जेब खाली है, पैसे नहीं है उसके पास, वर्किंग कैपिटल जीरो है। खुदारा उसके रिफंड जो रुक गए, आपने कराए हैं, हम मानते हैं कोई 100 बिलियन के करीब, लेकिन अभी भी उनकी एक बड़ी खती रकम है कि जो फंसी हुई है। ये ऑक्सीजन है उनकी। ये आपके पैसे वापस आए थे तो हमने मार्च अप्रैल मई की तनख्वाह बगैर निकाले वर्करों को दिए, लेकिन अब जून के लिए हमारे पास अंधेरा है, ऑक्सीजन नहीं है। हमें नहीं पता कि अब हम किस तरह से चले। लिहाजा सनत को वाइबल बनाएं। सनत नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट है तो गुर्बत है, गुर्बत है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो भी आप एक एलिमेंट है जो आपको जहन में रखना होगा। लिहाजा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा इस बार बजट में सेल टैक्स के मौजू पे जो तमाम एसोसिएशन एडवर्टीजमेंट दे रही हैं अखबारों में फ्रंट पेज पे लाखों रुपए का, भाई इस पे कुछ असर भी करे। हमने भी लिखा है, हमने भी यही बातें की कि देखिए इस बार अगर सेल टैक्स वही 17% रहा तो सनत भूल जाए, मैं जिम्मेदार हूं अपने इस स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो जाहिद साहब आपकी तरफ अगर आऊं तो बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। अभी आप इससे पहले एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे कि हुकूमत को एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो इससे पहले हम 12 बात कर चुके हैं कि लोकल इन्वेस्टर को बहाल करने की जरूरत है और इससे भी ज्यादा इन्वेस्टर के ट्रस्ट को बहाल करने की जरूरत है। क्या इस पर हुकूमत ने कुछ किया? मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हम इस एंगल से बात करें, हुकूमत ने 1200 अरब रुपए का पैकेज जरूर दिया जिसमें उन्होंने डिटेंशन के लिए जो दिया कि एम्प्लॉयज को फारिग ना करें, उनकी डिटेंशन रखें, हम रिटेन करें, उसके लिए पैकेज दिया। टोटल 1200 अरब रुपए का दिया जिसमें एहसास प्रोग्राम भी शामिल है, जिसमें फूड भी शामिल है, जिसमें कैश भी शामिल है। लेकिन बात यह है कि वो 1200 अरब रुपए के, आप भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, मैं भी यही रहता हूँ, उसके कहीं आपको आसार नजर आए? कहीं कोई आसार नजर नहीं है। बात यह है कि पेट की भूख जो है वो ऐसी जालिम चीज है कि वो सुबह का खाया शाम को पता नहीं लगता, शाम को फिर खाना है आपको। तो उसके लिए आपको सस्टेनेबल, आपको सिस्टम चाहिए, चेन चाहिए कि आपका कोई ऐसा रोजगार हो कि जहां से आपको हर महीने हर रोज वहां से सैलरी मिले, आपका कारोबार चले। और उसके लिए आपको जो कारोबारी तरीकाकार है वही इख्तियार करना पड़ेगा। आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स जितने भी इस किस्म की चीजें लेके आते हैं वो सारी फेल हो जाती है। बात यह है कि पूरी दुनिया में जब बिजनेसेस को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके बिजनेस चलते हैं। एक तो ये बात है जो बड़ी मैं मुख्तसरन आपको बता दी। दूसरी बात यह है कि जो आपने आटा महंगा हो गया, शुगर महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, ये क्यों महंगे हो गए? बिजली क्यों महंगी है? 150 अरब रुपए की बिजली की चोरी क्यों नहीं रोकी जा सकती? मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें क्यों महंगी है? ये गवर्नमेंट के पेट में तो नहीं जा रही है, गवर्नमेंट के खजाने में तो नहीं जा रही, और ना अवाम को इसकी रिलीफ मिल रही है। तो जिनके पेट में जा रही है, जो चोरी हो रही है, उसको तो आप रोके, वीट को क्यों नहीं आप रोकते? बात यह है कि ये खामखा की महंगाई है जो लोगों के ऊपर है। मतलब इसमें ना हुकूमत को कुछ फायदा है और पब्लिक को उल्टा नुकसान है। तो इस चीज को कंट्रोल करें ना। ये तो है गवर्नेंस के इशू। बाकी रह जाती है बातें कि बिजनेस को आपने जंप स्टार्ट कैसे देना है। बड़ा आसान था नुस्खा है। हर आदमी को आप बोल दीजिए कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई चेक नहीं है, तुम अपना कारोबार करो, तुमने सिर्फ कारोबार करना है और अपनी खुशहाली देखनी है और अपने लोगों की खुशहाली देखनी है। हर आदमी के साथ जो उसके बिजनेसेस हैं, 100, 200, 400 बंदा जुड़ा हुआ है, वो लोग अपना कारोबार कर लेंगे। ख्वातीन जो है, हमारे पास 12 चैम्बर्स हैं पूरे पाकिस्तान में ख्वातीन के, उनको दीजिए, उनको 5-5, उनको कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए, 5-10 लाख रुपया उनको फाइनेंस करने से स्टेट बैंक की स्कीमें ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। उस स्कीम के जरिए वो कर नहीं पाती इसलिए कि उसकी कुछ शराइत ऐसी हैं कि जो वो उनके लिए कंपेटेबल नहीं है। उसको मार्केट के मुताबिक कीजिए, कंपेटेबिलिटी कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में आपके पास 90% लोग हैं, उनके लिए आप स्कीमें बनाइए। ऑलरेडी स्टेट बैंक ने स्कीम बनाई हुई है, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अगेन वही बात है कि उसमें चेन नहीं है। उसमें जो बैंक्स हैं वो स्कीम के ऊपर अमल नहीं करते, डिस्बर्समेंट नहीं करते। इन स्कीमों के ऊपर ठीक है, ठीक है जाहिद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं मेहताब हैदर साहब का भी कमेंट ले लूं। मेहताब साहब, हम प्रोग्राम के आगाज से लेकर अब तक जितनी गुफ्तगू करते आए हैं वो बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ निकल गई। स्टार्ट में हमने ये बात भी करना चाहिए कि आम आदमी के लिए क्या है इस बजट में, आप उनके लिए किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो एज ए इकोनॉमिस्ट मैं आपसे चाहूंगा कि एक आम आदमी जो नजर लगाए बैठा है कि शायद इस बजट में उसके लिए कुछ होगा, कुछ है आम आदमी के लिए? देखें, इस टाइम जो आम आदमी के लिए तो आप नहीं कह सकते,
उसकी वजह ये है कि इस टाइम अगर आप देखें तो सैलरीज जो है और पेंशन में जो है वो कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दी। अब देखें फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो स्पीच कर रहे हैं इसमें फाइनल क्या करते हैं। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ आम आदमी को सहूलियत देने का तरीका ये है कि आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम करें, ये जो महंगाई का दबाव है ये कम करें, और इसके साथ साथ जो लोगों की देखें ना आपकी गवर्नेंस का ये लेवल है कि इस टाइम जो है वो लोगों को पेट्रोल आपने सस्ता किया, पेट्रोल जो है उसकी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई। तो ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं इन पे जो है हुकूमत को चाहिए कि वो तवज्जो दे और कोशिश करे कि बेरोजगारी ना फैले। अभी आपने स्टील मिल का फैसला किया, हालांकि आपने तो कहा हुआ था कि हम तमाम चीजों को फिक्स करेंगे और उसकी गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, लेकिन वो आप नहीं कर सके। सही। बेग साहब, मईशत तरक्की कर रही थी, कोरोना ने मुतासिर कर दिया। हुकूमत की इस बात में कितना वजन है? क्या वाकईतन कोरोना की वजह से मुतासिर हो गए? पहले बहुत स्टेबल थे हम। जीरो। मुझे आप बताएं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर जा रहा था, आपके एक्सपोर्ट 2 साल से मुसलसल नीचे जा रही हैं, आपकी सरमायाकारी वो नेगेटिव जोन में है, आपकी रिमिटेंसेस एक ऐसी हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी को क्रेडिट जाता है, उन्होंने वो $23 बिलियन का एक बेंचमार्क मेंटेन किया है। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कोरोना तो 3 महीने हुए अभी, और इससे क्या कौन सा ऐसे ये मैं कह सकता हूँ कि इस 3 महीने का इम्पैक्ट आने वाले वक्त पे पड़ेगा। यस, मैं ये भी कह सकता हूँ इस 3 महीने में इस माली साल में आखिर के क्वार्टर के रेवेन्यूज कलेक्शन और सनती और माशी सरगर्मियों में मामूली फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये तो अभी है। इसका कोई अगर आपने इसका सहारा लिया तो बड़ा मज़ेदार बात होगी। मैंने यही नोट कर रहा हूँ कि इस हुकूमत में 1-2 चीज़ें जो मुझे हमेशा से पसंद नहीं है। एक, वो पिछली हुकूमतों के हवाले देते हैं कि जी हमें ये विरसे में मिला था। और भाई आप अच्छे थे, आपसे उम्मीदें थी, इसीलिए तो लोग आपको लाए, आप सही कर दो। और दूसरी चीज़ जब वो ये बात करते हैं, वो अभी उन्होंने वाज़ेह कहा कि जी हम तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कोरोना ने मरवा दिया। वो भाई कोरोना तो अभी 2 महीने 3 महीने पहले आया है, और उससे पहले की कारकर्दगी मुझे दिखा दें। मैंने आपको तमाम स्टैटिस्टिक दे दिए उससे पहले के कि कोई किसी सेक्टर में आपकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। आपकी इंडस्ट्री माइनस में गई है, आपकी एग्रीकल्चर माइनस में गई है, आपकी सर्विस सेक्टर माइनस में गया है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का आपकी जो है 1.5 के करीब ग्रोथ हुई। तो ये ऐसी बातें करके गैर जिम्मेदारी का सबूत आप दे रहे हैं। आप में इतने गट्स हो, हम मुझसे कहें, हमसे कहें, सनत से कहें, फेडरेशन से कहें, चैम्बर ऑफ से कहें कि जी हमने ये पॉलिसी बतलाई थी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की, डिवैल्यूएशन करने की, मार्कअप बढ़ाने की, लेकिन ये उल्टा असर हो गया जी, इसके वो नताइज नहीं मिले इस दवाई के जो सोच के हमने दी थी, तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि जी नहीं हमने तो सब कुछ अच्छा किया, तो कोरोना आ गया रातों रात और उससे ये सब तबाही बर्बादी हो गई, तो कोई भी एजुकेटेड आदमी, समझदार आदमी आपका ये आर्गूमेंट मानने को तैयार नहीं है। मेरे साथ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि कोरोना से पहले हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, क्या परफॉर्मेंस है, आपको जवाब मिल जाएगा। सही। मियां साहब, बजट पर बात हो रही है, साथ ही साथ हम मुआशी तौर पर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। मुआशी तौर पर हम पहले भी स्टेबल नहीं थे, कितना वक्त हमें मजीद लग सकता है? और साथ ही साथ आपने इससे पहले जो पॉलिसीज की बात की, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से आपने बात की कि बिजनेस कम्युनिटी को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, बिजनेस उतना ज़्यादा डेवलप होगा, उससे बेरोजगारी का खात्मा होगा। लेकिन फर्दर हुकूमत को ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए किन इकदाम को करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारी कौम में बड़ा पोटेंशियल है, बहुत कुछ हमारे पास अवेलेबल है। हमें तो जो नुकसान हम करते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी सी चीजें गिनवाई थी, तो 1000 अरब रुपए का हम नुकसान करते हैं, जिसमें मैंने आपको ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी गिनाई थी, मैंने आपको इसमें बिजली की चोरी भी बताई थी, इसकी चोरी भी बताई थी, लाइन लॉसेज भी बताए थे। ये कोई 1000 अरब रुपए का हम सालाना अर्न करने के बाद नुकसान करते हैं, जो कि तकरीबन कोई 6-7 अरब डॉलर बनता है। इन नुकसान को नहीं कंट्रोल कर सकते, ये तो सिर्फ गवर्नेंस के इश्यूज है ना। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल महंगाई है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी गुजारिश की थी, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, उसको कंट्रोल करें।
फिर इनकम बढ़ाने के जो तरीके हैं, इनकम बढ़ाने के तरीके ये हैं कि आप बिजनेसमैन को, हर आदमी को, चाहे वो रेडी वाला हो, पांचे वाला हो, कोई भी आदमी हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दीजिए। उसको ये उसकी जो ऑडिट्स हैं ये बंद कर दीजिए 2 साल के लिए। CNIC की कंडीशन आप उसकी खत्म कर दीजिए। उनको कहें कि जनाब आप तो अपना कारोबार कीजिए। बिजली और गैस की कीमतें जो इंटरनेशनल आपको कीमतें कम हुई हैं, आपने अपनी जेब से कुछ नहीं देना। जो कीमतें कम हुई हैं आलमी सतह पे, वो कीमतें आप 50% गैस और बिजली की कीमतें कम कर दीजिए। ये सारे कारोबार जो हैं, ये सारे दुकानदार जो हैं, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, 4 इकदाम आप उठा लीजिए, ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए। और दूसरी तरफ वो चोरी चकारी जो है वो बंद कर दीजिए, गवर्नेंस यानी ठीक कर लीजिए, वो आपका ठीक हो जाएगा। और जो आप गलत तखमीने लगाते हैं ना, ये आपका 4,950 या 4,975 रुपए का रेवेन्यू टारगेट है, ये बिल्कुल नहीं होगा। आज आप नोट कर लीजिए, 4,000 अरब रुपए से ये ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी तरीके से आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, वो मैंने सुना है कि इस बजट में 650 अरब रुपए रखने जा रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं होगा। पिछले साल भी इन्होंने 150 अरब रुपए रखे थे प्राइवेटाइजेशन की मद में, $1 नहीं आया इनके पास। तो बात यह है कि हम ऐसे काम करते क्यों हैं, ऐसी रोजी पिक्चर बनाने की हम कोशिश क्यों करते हैं, हकायक की दुनिया में हम क्यों आते हैं, क्यों नहीं आते। अच्छा, ये जो अपना जीरो रेटिंग इन्होंने खत्म की, इसका ट्यून आपको पता है कितना है? $4 अरब साल का। तो पहले हम $4 अरब साल का इन लोगों से लेते हैं और फिर इन लोगों को लौटाते हैं। अच्छा, ले तो हम लेते हैं, लौटाने की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर सिस्टम नहीं है, या हमारे पास पता नहीं क्या है। तो बात यह है कि जब आप एक चीज किसी से लेते हैं $4 अरब साल का, और आपने उसको देना नहीं है, या दे नहीं सकते, या कैपेसिटी नहीं है, या सिस्टम नहीं है, तो फिर इसका मतलब है, और ट्रेड में से तो पैसा निकल गया, तो फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट या वो एक्सपोर्टर वो क्या करेगा? जब मार्केट में आपकी लिक्विडिटी नहीं होगी, लोग कारोबार कर नहीं पाएंगे, तो लोगों को फिर रोजगार आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे होगा? वो तनख्वाहें कैसे देंगे? अपना कारोबार कैसे डेवलप करेंगे? कैसे बढ़ाएंगे? तो बुनियादी बात यह है कि सरमाया जो है वो कारोबार में खून का दर्जा, ब्लड का दर्जा रखता है। सरमाया उनको फराम कीजिए, चाहे वो स्टेट बैंक की स्कीमें हैं, उनको मार्केटेबल कर दीजिए। ये आप जीरो रेटिंग जो है इसको बहाल कर दीजिए। इसी तरीके से ये चोरी चकारी बंद करवा दीजिए। ये जो बिजनेस कम्युनिटी की जो आर्म ट्विस्टिंग है, जिससे कि उनको हर तरफ से जकड़ के रखा हुआ है, ये आप इसको खोल दीजिए। और जो आपने बॉर्डर जो है ईरान के साथ बार्टर ट्रेड है, वो खामखा रोकी हुई है, उसको खोल दीजिए। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है, उसको खामखा तंग करते हैं, उसको खोल दीजिए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर हमें अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, उसको खोल दीजिए। ये चंद एक इकदाम ऐसे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कोई मतलब कोई आला किस्म की बात नहीं बता रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटीज है। इन्हीं सारी चीजों को, चंद एक चीजें हैं, इन चीजों को आप ठीक कर लीजिए। इमरान खान साहब मेरे हीरो हैं, वो सुन रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे। बात यह है, ये कोई बहुत आला किस्म की, बहुत ही कोई मतलब इंटेलेक्चुअल बातें नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप ठीक करते जाइए। अब बात यह है कि इस वक्त हमारे मैंगो सड़ रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, अफगान बॉर्डर के ऊपर। वो क्यों सड़ रहे हैं? अच्छा, राइस की हमारी एक्सपोर्ट ईरान को रुकी हुई है, वो रुकी हुई है। बात यह है कि ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी बजाय इसके कि आगे बढ़े, वो अपने पुराने मसाइल जो है उसी को हल करने के पीछे लगी रहती है। पोर्ट पे मैंने अभी कहा 20,000 कंटेनर आपके रखे हुए हैं, उसमें डिटेंशन चार्जेस और डैमेज इतना हो गया है। हम मुतअद्दिद दफा गवर्नमेंट को लिख चुके हैं FCCI के प्लेटफॉर्म से, इस मसले को हल करवा दीजिए। अब लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो डिटेंशन और डिमोरेज के पैसे पे कर सके, तो वो उनके माल जो है, वो कई 100 अरब रुपए का माल जो है बिजनेस कम्युनिटी का, वो कंटेनर में इस वक्त पोर्ट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। जो कैपेसिटी नहीं है, उनके पास मसद नहीं है, कैश नहीं है कि वो उसको उठा सके। ये छोटे छोटे बेशुमार मसाइल हैं। हमारी मिनिस्ट्रीज क्या करती हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? अच्छा, बात यह है कि उनको बजट में पैसे चाहिए, उनको बजट में उनकी तनख्वाहों के लिए पैसे चाहिए। अरे भाई, आप जो सहूलतें देने के लिए बैठे हुए हैं, वो सहूलतें तो आप देते कोई नहीं है। वो जिस मकसद के लिए आपको बिठाया गया, आप उसमें रुकावटें पैदा करते हैं। वो बजाय इसके कि बिजनेस कम्युनिटी अपने मसाइल हल करे, वो अपने लोगों को रोजगार दे, वो अपनी लाइवलीहुड खुद भी करे, लोगों को भी करे, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाए। तो आप अगर एक एक आदमी को, हमारे ही मुल्क में बिरला भी है, हमारे ही मुल्क में टाटा भी है, हमारे ही मुल्क में बिल गेट्स भी हैं, हमारे मुल्क में सब कुछ है, सारे ही लोग हैं। आप उनको माने तो सही कि कोई बिल गेट्स है हमारे मुल्क में, आप माने तो सही कि हमारे मुल्क में। आपके कहने का मतलब है कि रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटी छोटी चीजें, अगर उन पर तवज्जो दी जाए, उनके हल की तरफ जाया जाए, तो ये इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है और ये बेरोजगारी का मसला भी हल हो सकता है। बेग साहब, टैक्स, जी बेग साहब, टैक्स कलेक्शन की बात की जाती है, इससे पहले हमारा जो हदफ मुकर्रर किया गया उसको भी अचीव नहीं कर पाए। टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो पाता, जितना हदफ मुकर्रर होता है वो भी अचीव नहीं हो पाता। टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो फिर किस तरह से सब कुछ होगा?
जो कलेक्ट होता है वो माशी सरगर्मियों पे होता है। अगर आपकी माशी सरगर्मियां ठप हुई हुई हैं, आपकी इंडस्ट्री जो है बंद हुई हुई है, आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, आपकी इंपोर्ट कम हो गई है, आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा दी हैं खाम माल के प्लांट मशीनरी पे, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आप हर साल एक एम्बिशियस टारगेट 25 से 30%, बट 30% माशी सरगर्मियां भी तो बढ़ाएं, वो तो कम हो रही हैं। अब यही हुआ 900 अरब रुपए का तकरीबन बजट शॉर्टफॉल है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अब नया ये बात करें 4970 की, IMF बात कर रहा है 5100 प्लस की, लेकिन अगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये जो दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि कोविड के बाद हमारे लिए माशी सरगर्मियाँ बिल्कुल 68 साल में सबसे कम तो भी आ चुकी हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखना था। 1951 के बाद से अब तक जीडीपी ग्रोथ लोएस्ट, तो आगे और गंभीर सिचुएशन है। लेकिन आप 30% रेवेन्यू बढ़ा के टारगेट दे रहे हैं, और भाई वो 30% आएगा कहाँ से? माशी सरगर्मियाँ 30%, 25%, 20% तेज कर दें, वहाँ तो बंद हो रहे हैं। आपका मिनिस्टर कहता है 10 लाख जॉब ये यूनिट बंद होंगे, और 1,80,00,000 जो हैं बेरोजगार लोग होंगे, और लाखों लोग बाहर से गल्फ कंट्री से बेचारे मजबूर होकर जॉब छोड़ के आ रहे हैं जो वापस, उनको भी पेट के आग आपने बुझाना है, पूरा करना है। तो ये किस तरह से ये टारगेट आप तय कर रहे हैं? जब आप टारगेट करते हैं FBR बेचारे फिर जो कमिश्नर्स हैं या नीचे के लेवल पे, फिर वो बिजनेसमैन पे एडवांस टैक्स की बात करेंगे, टर्नओवर टैक्स की बात करेंगे, जोर डाल देंगे विद होल्डिंग टैक्स पे, और ऐसी चीज़ें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अभी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी 60% है, डायरेक्ट टैक्सेस मुश्किल 30% है। दुनिया में उल्टा है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है 50-60% हो, इनडायरेक्ट आपके पास 20-30% हो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक रेग्रेसिव मॉडल है, ये रेग्रेसिव मॉडल है, ये फेल मॉडल है। आप उससे निकले जैसे दुनिया ने निकला है, आप डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं। तो देखिए, हमने कुछ फंडामेंटल मिस्टेक करके चल रहे हैं। मिस्टेक मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ढीठ बन के और उसको कहें कि नहीं ये जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो ये तो फिर कलेक्टिव विजडम के अगेंस्ट है कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये सही है, आप कहते हैं नहीं ये सही है। अब देखें, मैं आपको एक फिगर दे देता हूँ। दुनिया में बैंकरप्सी फाइल होनी शुरू हो गई है। जेसी पेनी के स्टोर जो वॉलमार्ट, के-मार्ट जैसे लेवल का था, उसने फाइल की है। $230 मिलियन बांग्लादेशी एक्सपोर्टर के पैसे डूब गए। हमारे भी कोई 40-50 करोड़ रुपए, हमारा इतना नहीं है। अब बैंकरप्सियाँ फाइल होनी शुरू होगी। बैंकरप्सी कब फाइल होती? जब हम हाथ खड़े कर दें, हमारे पास कुछ नहीं, ठीक है, जो करना कर लो भाई, ये हम बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, जो बचे हुआ है वो आपस में आप लोग बांट लो। ये सूरत हाल से निपटने के लिए आपको रिवोल्यूशनरी पॉलिसीज़ लाना होगा, सनत को मजबूत करना होगा, सनतकारों को और एक्सपोर्टर को जो बिल बिला रहे हैं हाथ रखना होगा, उनके एक्सपोर्टर्स रिफंड, DLTL के लिए जो फंड्स रुके हुए हैं वो रिलीज करें, रिबेट के लिए। मैं मानता हूँ सनत को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सनत मजबूत होगी तो बेरोजगारी का भी मौका खात्मा है होगा। कि यही ठीक है मिर्जा इफ्तार बेग साहब, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई हैव टू वाइंड अप द कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इफ्तार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, मियां जाहिद हुसैन साहब मौजूद थे और मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बजट के हवाले से कहा तो जा रहा है कि कोई टैक्स नहीं है, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज की बात की जाए तो ग्राउंड रियलिटीज कुछ और ही कह रही हैं। आम आदमी पर महंगाई का बोझ भी बढ़ेगा, पाकिस्तान में बेरोजगारी भी बढ़ेगी, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए छोटे छोटे मसाइल हैं उनको अगर हल कर लिया जाए, पॉलिसी इस तरह की लाई जाएं और इंडस्ट्री को अगर मजबूत किया जाए तो बेरोजगारी का खात्मा भी हो सकता है और मुआशी तौर पर कहीं ना कहीं हम स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन 2 साल के बाद भी पिछली हुकूमतों पर सारा मलबा डालना दुरुस्त बात नहीं है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।